अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग में पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। एज यू कैन सी हेयर आई हैव रिटन द क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग एंड स्टेट द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन कहते किसे हैं। आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा, एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी जब हमने फार्माकोकाइनेटिक्स के 4 पैरामीटर स्टडी किए थे और उसमें सबसे पहला पैरामीटर ही एब्जॉर्प्शन का है। तो एब्जॉर्प्शन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। क्या मतलब हुआ कि ड्रग जो है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ रही है, और रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है 3 चीज़ों के ऊपर। फर्स्ट वन इज़ द एनवायरनमेंट वेयर द ड्रग इज़ एब्जॉर्ब्ड, यानी वो जीआईटी में एब्जॉर्ब हो रही है या इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रही है। फिर सेकंड वन हमारा जो फैक्टर है वो है केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग, के ड्रग की केमिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। एंड थर्ड वन इज़ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है आपको पता होगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल से पढ़ा था। एंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पर एंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिकल रूट, नेजल रूट, रेक्टल रूट। तो वो सारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन का जीआईटी ट्रैक से मैकेनिज्म क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से ड्रग किस तरह एब्जॉर्ब होती है। तो इसके मैकेनिज्म में सबसे पहले आ जाता है पैसिव डिफ्यूजन, फिर हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आ जाता है, उसके बाद आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड देन हमारे पास आती है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो फर्स्ट वन है हमारी पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन का क्या मतलब हुआ, पैसिव डिफ्यूजन एक ऐसी ड्राइविंग फोर्स है जिसमें हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम टू बॉडी कंपार्टमेंट्स को सेपरेट करते हैं। या फिर अगर ड्रग की फार्माकोलॉजिकल फॉर्म में देखा जाए तो यह है कि द ड्रग मूव्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, कि ड्रग जो है हमारी हाई कंसंट्रेशन से एक एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन पे मूव करती है। तो जो हमारी पैसिव डिफ्यूजन है इसमें कोई भी कैरियर इन्वॉल्व नहीं होता और ये नॉट सैचुरेबल है, यानी ये सैचुरेबल भी नहीं है, और इसमें स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी भी हमारे पास कम होती है। अगर आप बात करें ना वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स की, तो वो ज़्यादातर पैसिव डिफ्यूजन की फॉर्म में ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती हैं। एंड वाटर सॉल्युबल ड्रग जो है वो पेनिट्रेट करेंगी सेल मेम्ब्रेन को थ्रू द एक्वस चैनल्स आर द पोर्स। जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होगी वो एक्वस चैनल्स के ज़रिए एंटर होंगी बॉडी के अंदर, और जो हमारी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगी ड्यू टू द सॉल्युबिलिटी इन द लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन। आपको पता है लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें लिपिड्स होते हैं, और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स भी लिपिड से भी बनी होती हैं, इसलिए जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होंगी वो तो रेडली लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर सॉल्युबल हो जाएंगी, और जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो एक्वस चैनल या एक्वस पोर्स के ज़रिए से सेल मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट करेंगी। ये तो था पैसिव डिफ्यूजन की थेरेटिकल बातें कि इसमें क्या क्या होता है। अब अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास जो पैसिव डिफ्यूजन का प्रोसेस है उसमें हमारे पास आता है ये डायग्राम। आपने जब भी पैसिव डिफ्यूजन या एब्जॉर्प्शन का लॉन्ग आ जाए तो उसमें आपने ये डायग्राम ज़रूर बनानी है। दिस इज़ द लिपिड बायलेयर, एज यू कैन सी दीज आर द फॉस्फोलिपिड्स, दिस एंड दीज। ये लिपिड बायलेयर है, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब आपने हमने दो तरह की ड्रग्स पढ़ी थी, एक वो ड्रग जो कि वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स वो किस तरह से बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगी या उनके अंदर एंटर होंगी थ्रू द एक्वस चैनल्स आर द पोर्स, एक्वस चैनल्स और पोर्स के ज़रिए से एंटर होंगी। वेयर एज जो हमारे पास लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो डायरेक्टली पेनिट्रेट कर जाएंगी ड्यू टू देयर सॉल्युबिलिटी इन द लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन। दिस इज़ द ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, दिस इज़ लिपिड मेम्ब्रेन, दिस इज़ साइटोसोल, एंड वाटर सॉल्युबल जो ड्रग्स होंगी वो तो चैनल्स के ज़रिए से एंटर करेंगी, लेकिन जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होंगी वो उनको कोई चैनल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली एंटर हो जाएंगी।
हम बात करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वो टाइप ऑफ डिफ्यूजन है जिसमें हमारे पास स्पेशलाइज्ड ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन्स, कोई ना कोई कैरियर प्रोटीन होगी जिसके ज़रिए से डिफ्यूजन हो रही होगी। पैसिव डिफ्यूजन में मैंने आपको बताया था कि कोई भी कैरियर नहीं है और ये सैचुरेबल भी नहीं है, मतलब इसमें एनर्जी भी रिक्वायर्ड नहीं होती। लेकिन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, इसमें कैरियर प्रोटीन्स होंगी और वो किस तरह की होंगी? स्पेशलाइज्ड ट्रांस मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन के अंदर ही वो प्रोटीन्स मौजूद होंगी। उनको इसीलिए हम कह रहे हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स के पैसेज को फैसिलिटेट करेंगी। और ये कैरियर प्रोटीन्स जो है कन्फर्मेशनल चेंज करती हैं अपने अंदर। जब ड्रग आई ना, फॉर एग्जांपल एक ड्रग आई है जो लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर कोई कैरियर प्रोटीन लगी हुई थी, उसने उस ड्रग के साइज़ के अकॉर्डिंग अपने अंदर कन्फर्मेशन चेंज लाया। कन्फर्मेशन चेंज लाने से वो ड्रग उसके अंदर से पास कर गई और हमारी मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट कर गई। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का प्रोसेस। अब इसमें भी कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन्स हैं, वो लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर पहले से ही लगी हुई हैं, उन्हीं के ज़रिए से ड्रग अंदर आ रही है, बस स्ट्रक्चर में कन्फर्मेशन चेंज आ रहा है और ये सैचुरेटेड होती है। और इसको इनहिबिट किया जा सकता है कुछ कंपाउंड से जो कि कैरियर के साथ कम्पीट करते हैं। अगर हम डायग्रामेटिकली बात करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, तो उसकी डायग्राम कुछ हम इस तरह से देखते हैं। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एंड आपने पेपर में मस्ट ये डायग्राम्स बनानी है ताकि आपके 20 मार्क्स स्कोर हो सकें। कैरियर प्रोटीन्स होंगी, ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, ये कैरियर प्रोटीन है, ये ड्रग का सब मॉलिक्यूल था एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, ये कैरियर प्रोटीन के अंदर आया। कैरियर प्रोटीन ने कन्फर्मेशनल चेंज किया, अपने पहले स्ट्रक्चर उसका था ऊपर की तरफ, लेकिन जैसे ही कन्फर्मेशन चेंज आया तो उसने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया, जिसकी वजह से ड्रग के मॉलिक्यूल को साइटोसोल में आने की परमिशन मिल गई और ड्रग हमारी एब्जॉर्ब हो गई। तो ड्रग ट्रांसपोर्टर स्पेशलाइज्ड ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोसेस and facilitate the absorption mechanism of the drug। जो प्रोसेस है हमारे पास है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस, और ये ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म वो है जिसके ज़रिए से हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, फिर जाकर हमारी जो है ना ड्रग एब्जॉर्ब होगी। और एनर्जी के लिए हमारे पास क्या चाहिए? हमें एटीपी चाहिए होगा, एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा, फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होगा, तो फिर जाके एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म प्रोसीड करेगा और एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग होगी। और इसमें हम अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ड्रग के सब्सटेंस को मूव कराते हैं फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये प्रोसेस भी सैचुरेबल है और इसमें एनर्जी भी चाहिए होती है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेलेक्टिव है, मतलब सेलेक्टिव ड्रग्स को हम इस मैकेनिज्म के ज़रिए से अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कराते हैं। अब अगर इसकी डायग्राम की बात की जाए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो वो कुछ इस तरह से होगी। कैरियर प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होंगी, एनर्जी डिपेंडेंट भी है, सैचुरेटेड भी है और सेलेक्टिव भी है। दिस इज़ द लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, दिस इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड दिस इज़ द एटीपी, एटीपी हाइड्रोलिसिस इनटू एडीपी एंड देन ड्रग मूव्स इनटू द साइटोसोल बाय द स्पेशलाइज्ड पैरामीटर। जो है जो मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है वो है हमारे पास एंडोसाइटोसिस या फिर एक्सोसाइटोसिस। अच्छा, इस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म को तब यूज़ किया जाता है जब हमने लार्ज साइज़ की ड्रग को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मूव कराना है या ट्रांसपोर्ट कराना है या उसको एब्जॉर्ब कराना है। तो एंडोसाइटोसिस आप सबको पता है इनगल्फमेंट ऑफ ड्रग होती है बाय द सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल बाय द पिंचिंग ऑफ द ड्रग फील्ड वेसिकल। अभी मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से होगा। फिर एक्सोसाइटोसिस को देखा जाए तो ये रिवर्स है एंडोसाइटोसिस का। एंडो मीन इनसाइड इनटू द सेल, एक्सो का मीन आउटसाइड ऑफ द सेल, तो सेल से आउट मूव करेंगे। एंडोसाइटोसिस की अगर एग्जांपल देखी जाए तो उसमें हमारे पास है वो जैसे विटामिन बी 12 है, वो अक्रॉस द गट वॉल मूव करता है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, तो इसको कहेंगे एंडोसाइटोसिस। और अगर जैसे हमारा कोई न्यूरो ट्रांसमीटर है, फॉर एग्जांपल नॉरएपिनेफ्रिन या एसिटाइलकोलिन कह रहे हैं, तो वो न्यूरॉन से साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आता है। उसके जो विजिकल्स हैं वो मतलब जो स्टोर्ड विजिकल्स हैं उनमें से वो बाहर आ जाता है, और इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस का मैकेनिज्म। अगर इन मैकेनिज़म्स की डायग्राम की बात की जाए तो एंडोसाइटोसिस में जैसे हमने बताया कि ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल बाय पिंचिंग ऑफ द ड्रग फील्ड वेसिकल। ये जो है ना ड्रग है, लार्ज ड्रग का मॉलिक्यूल है। ये आपकी थी कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
इसके अंदर ड्रग आया ड्रग। अब हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन, कि एब्जॉर्प्शन को कौन-कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर है, इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग की एब्जॉर्प्शन के ऊपर हम पीएच का इफेक्ट देखते हैं कि पीएच का क्या इफेक्ट आएगा। तो मैं आपको सबसे पहले बताती चलूँ कि आपने ये याद रखना है कि जो भी ड्रग है वो हमेशा अनआयोनाइज्ड फॉर्म में या फिर अनचार्ज्ड फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है। अब अगर इस पॉइंट को मैं आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूँ तो ये हमारी लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, जिसमें अगर हमारी एसिडिक ड्रग होगी वो इस फॉर्म में होगी, HA की फॉर्म में। तो जब वो बॉडी में डाइसोसिएट होगी तो वो H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन में और चार्ज्ड A फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैंने आपको पहले क्या बात बताई कि ड्रग हमेशा अनआयोनाइज्ड फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है। तो अब आप इधर भी इस इक्वेशन को देख के बताएं कि इसमें अनआयोनाइज या अनचार्ज फॉर्म कौन सी है। तो जाहिर सी बात है HA, जिसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव माइनस का साइन नहीं है, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये डायरेक्टली लिपिड बाइलेयर से एब्जॉर्ब हो जाएगी, परमिएट करेगी मेम्ब्रेन को। इसी तरह अगर बेसिक ड्रग की बात की जाए तो वो इस फॉर्म में होती है, BH पॉजिटिव की फॉर्म में। वो किस फॉर्म में डाइसोसिएट होती है बॉडी में, B की फॉर्म में एंड H पॉजिटिव, अनचार्ज B एंड चार्ज्ड प्रोटॉन की फॉर्म में। तो अब बेसिक ड्रग की कौन सी हमारी फॉर्म एब्जॉर्ब होगी लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन के अंदर, पेनिट्रेट कौन सी करेगी फॉर्म, जाहिर सी बात है अनचार्ज फॉर्म B पेनिट्रेट करेगी। तो यही सिंपल सा पॉइंट था कि एसिडिक ड्रग अगर है तो उसकी भी अनचार्ज फॉर्म HA परमिएट करेगी, अगर बेसिक ड्रग है तो उसकी भी अनचार्ज फॉर्म B परमिएट करेगी। तो यहाँ पर आपने ये डायग्राम भी बनानी है कि एक ये स्टमक है, यहाँ पर ये इंटेस्टाइन है। स्टमक की पीएच क्या होती है, गैस्ट्रिक पीएच, वो एसिडिक होती है, आप सबको पता है। तो वीक एसिडिक ड्रग जो होगी वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में एब्जॉर्ब होगी स्टमक में। उसकी एग्जांपल हमें मिल जाती है बारबिट्यूरेट्स की। एंड जो हमारी इंटेस्टाइन है उसका जो मीडिया है वो अल्कलाइन मीडिया है, अल्कलाइन पीएच है। तो वहाँ पर हमारी वीक बेसिक ड्रग्स अनआयोनाइज्ड फॉर्म में एब्जॉर्ब होंगी, और इनकी एग्जांपल में हम देख सकते हैं मॉर्फिन को और एम्फेटामीन को। ये वही बातें लिखी हैं जो अभी हमने ग्रामेटिकली एक्सप्लेन की थी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेशियो बिटवीन दीज टू फॉर्म्स इज़ डिटरमाइंड बाय द पीएच एट द एब्जॉर्प्शन साइट, के इन दोनों फॉर्म्स के दरमियान जो रेशियो है वो हमारी पीएच एट एब्जॉर्प्शन साइट से डिटरमाइन की जाएगी, और वो स्ट्रेंथ होगी वीक एसिड की या फिर वीक बेस की मदद से भी। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे PKA से। PKA स्टैंड्स फॉर आयोनाइजेशन कांस्टेंट, और PKA की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन ऑफ अ कंपाउंड विद अ प्रोटॉन, यानी कि कोई भी कंपाउंड है उसका इंटरेक्शन अगर प्रोटॉन से होगा तो जो स्ट्रेंथ मिलेगी वो हमारी PKA होगी। अब मैं आपको बताती चलूँ कि जो बेसिक ड्रग्स होंगी उनका PKA यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा, और जो जो एसिडिक ड्रग्स होंगी उनका PKA यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट कम होगा। और आपको पता है जहाँ पर भी PKA, KA या पीएच की बात आ जाती है तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात ज़रूर आएगी। तो ड्रग्स की फॉर्म में भी इक्विलिब्रियम तब इस्टेब्लिश होगा जब परमिएबल फॉर्म ऑफ ड्रग है। परमिएबल फॉर्म ऑफ ड्रग अब कौन सी थी, मैंने बताया था एसिडिक ड्रग के केस में परमिएबल फॉर्म HA थी, और बेसिक के केस में हमारा था B। तो HA और B जो परमिएबल फॉर्म है इनके दरमियान इक्विलिब्रियम तब इस्टेब्लिश होगा जब वो तमाम बॉडी की वाटर स्पेसिस में पहुँच जाएंगी। सेकंड फैक्टर जो हमारी एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है उसमें हमारे पास आ जाता है ब्लड फ्लो टू द एब्जॉर्प्शन साइड। तो आपको पता है जिस साइड पे हमारा ब्लड ज़्यादा होगा वहाँ पर ड्रग जो है हमारी वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो आपको पता है इंटेस्टाइन में हमारा ब्लड ज़्यादा होता है दैन स्टमक, तो इंटेस्टाइन में हमारी ड्रग की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी दैन स्टमक। थर्ड फैक्टर जो है जो अफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन को, वो हमारे पास आ जाता है टोटल सरफेस एरिया दैट इज़ अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। अब जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर ब्रश बॉर्डर्स होते हैं, और वो ब्रश बॉर्डर किसके होते हैं, उनके अंदर माइक्रोविलाइज होते हैं। और इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया स्टमक से 1000 फोल्ड ज़्यादा होता है। तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगी वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग भी ज़्यादा होगी। नंबर फोर्थ फैक्टर जो इफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन को वो है कंटेक्ट टाइम एट द एब्जॉर्प्शन साइट। अगर कोई ऐसी ड्रग है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है उसको सीवियर डायरिया हुआ है, आप उसको ओरल रूट से ड्रग दे रहे हैं, वो तो उसके जीआईटी में स्टे नहीं करेगी, वो तो फ़ौरन जैसे ही आपने दी चाहे 10 मिनट बाद चाहे उसी टाइम, वो तो फ़ौरन एक्सक्रीट आउट हो गई उसकी बॉडी से, तो कॉन्टैक्ट टाइम तो रहा ही नहीं। तो जितना कॉन्टैक्ट टाइम कम होगा ड्रग की एलिमिनेशन उतनी ज़्यादा हो जाएगी और उतनी जल्दी हो जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी मतलब ड्रग इस्तेमाल की जाए जो कि हमारी कॉन्टैक्ट टाइम को ज़्यादा करे, जहाँ पर जो उसने एब्ज़ॉर्ब होना है वहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट टाइम ज़्यादा हो जाए।
अगर तो कांटेक्ट टाइम कम है तो ज़ाहिर सी बात है हमारी ड्रग एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही, वहाँ पे स्टे ही नहीं कर रही, बॉडी से एलिमिनेट आउट हो रही है, तो कोई भी एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म अकर ही नहीं हुआ। फिफ्थ नंबर पर जो फैक्टर है हमारे पास वो आ जाता है एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन। तो जो पी ग्लाइकोप्रोटीन है वो है ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। बेसिकली ये भी ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स है, यानी मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं। उन मटेरियल्स में हमारी ड्रग्स भी हो सकती हैं, अक्रॉस द मेम्ब्रेन मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं, और ये उन टिश्यूज़ में होती हैं जहाँ मतलब बॉडी के बेशुमार टिश्यूज़ में होती है, लाइक लीवर में हो गई, किडनी में हो गई, प्लेसेंटा में, इंटेस्टाइन में, ब्रेन की कैपिलरीज में। और ये क्या करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द टिश्यूज़ टू द ब्लड, टिश्यूज़ से ब्लड के अंदर ड्रग को लेके आती हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये ड्रग को पंप करती हैं आउट ऑफ द सेल, सेल से आउट पंप करेंगी। आपको पता है सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलता है तो ऑर्गन, ऑर्गन मिलता है तो ऑर्गन सिस्टम मिलेगा तो एक कंप्लीट लिविंग बीइंग बनेगा। तो टिश्यू से सेल से ड्रग आउट ऑफ हो रही है, यानी आउट ऑफ द सेल ड्रग ट्रांसपोर्ट हो रही है। और और जहाँ पे भी पी ग्लाइकोप्रोटीन ज़्यादा होगा, जैसे मैंने बताया लीवर में है, किडनी में, प्लेसेंटा में, इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन कम होगी और मल्टी और ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन वहाँ पे कम होगी। और ये जो पी ग्लाइकोप्रोटीन का जो फैक्टर है ये एसोसिएट होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के साथ भी। अगर डायग्रामेटिकली मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो ये पी ग्लाइको ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन थी हमारी, ये थी ट्रांस मेम्ब्रेन पी ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये 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 जो आपको नज़र आ रहा है ना हेलिकल की फॉर्म में, ये ट्रांस मेम्ब्रेन पी ग्लाइकोप्रोटीन्स है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ये ड्रग का इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। तो इन्होंने, मैंने आपको बताया था क्या करना है, इन्होंने सेल से या टिश्यू से आउट ऑफ ड्रग को ट्रांसपोर्ट करना है। तो इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ ड्रग को लेके जाना है, और इसमें हमारी एनर्जी रिक्वायर होगी, वो कहाँ से आएगी, एटीपी हाइड्रोलाइज होगा इनटू एडीपी एंड पीआई फॉस्फेट। जो हमारे पास हेडिंग है वो है बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या है, इट इज़ द रेट एंड द एक्सटेंट टू विच एन एडमिनिस्टर्ड ड्रग रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या मतलब हुआ कि ये वो रेट है और वो एक्सटेंट है कि किस तरह से बॉडी में ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच गई है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमने इफ़ 100 मिलीग्राम ऑफ द ड्रग इज़ एडमिनिस्टर ओरली, अगर आपने 100 मिलीग्राम ड्रग ओरली एडमिनिस्टर्ड कराई है तो 70 मिलीग्राम तो एब्जॉर्ब्ड हो गई अनचेंज, वो अपनी अनचेंज फॉर्म में 70 मिलीग्राम एब्जॉर्ब्ड हो गई। तो क्या मतलब हुआ इसका कि बायो अवेलेबिलिटी हमारे पास 70% है, यहाँ फिर 0.7% है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ताकि हम कैलकुलेट कर सकते हैं ड्रग डोजेज को फॉर इंट्रावीनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आपको पता है 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन जो नॉन इंट्रावीनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उनके ज़रिए से हम देख सकते हैं कि कितनी बायो अवेलेबिलिटी हमारी आई है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी को किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है। तो इट इज़ डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द प्लाज्मा लेवल ऑफ ड्रग आफ्टर अ पर्टिकुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि आपने फॉर एग्जांपल ओरल रूट से ड्रग ली, उसके लेवल को कंपेयर किया जो आपने ड्रग ली आईवी रूट से। तो आप सबको पता है आईवी रूट के बाद तो जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 100% है, क्योंकि ड्रग हमारी डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रही है। तो अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये हमारी थी ड्रग एडमिनिस्टर्ड ओरल फॉर्म में। तो जो ओरल फॉर्म में ड्रग एडमिनिस्टर्ड हुई, आप देख रहे हैं टाइम के साथ साथ उसकी कंसंट्रेशन भी कम हो रही है और इसको टाइम लग रहा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने से। देखें ना, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग ये थी, इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, मींस कि ये टाइम टेक कर रही है। लेकिन जब आपने इंजेक्शन की फॉर्म में, आईवी फॉर्म में ड्रग दी तो आप देखें प्लाज्मा कंसंट्रेशन उसकी एकदम से हाई हुई, देन जाके वो एक्सक्रीट आउट हुई। तो क्या मतलब हुआ, ओरल ड्रग अगर ले रहे हैं तो उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि वो अ, कुछ फैक्टर्स होंगे उससे पास करके फिर हमारी सर्कुलेशन में जाएगी। अब वो फैक्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। लेकिन अगर आईवी रूट से दे रहे हैं तो आपको पता है डायरेक्ट ब्लड में सर्कुलेशन में जा रही है ड्रग, तो 100% बायो अवेलेबिलिटी होगी। तो इसका फॉर्मूला है बायो अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू ए यू सी ओरल ए यू सी आई वी मल्टीप्लाई बाय 100%। ए यू सी स्टैंड फॉर एरिया अंडर कर्व, दिस एरिया अंडर कर्व फॉर ओरल डिवाइडेड बाय एरिया अंडर कर्व फॉर आई वी मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम देख लेते हैं कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो इनमें हमारे पास कौन सा फैक्टर आ सकता है, फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म का फैक्टर आ सकता है। इसको देखते हैं फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म होता क्या है। जब भी हमने ड्रग दी ओरल रूट से तो वो एब्जॉर्ब्ड होनी होती है जीआईटी से, ठीक है। व्हेन द ड्रग इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी। अब
मैंने आपको बताया कि ओरल रूट से हमने ड्रग दी, अब क्या होना चाहिए, जीआईटी में जाके उसने एब्ज़ॉर्ब होना है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाना है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हैं, जब आप जीआईटी से ड्रग देते हैं, तो ड्रग एब्ज़ॉर्ब नहीं होती सीधी तरह, बल्कि वो पोर्टल सर्कुलेशन यानी लिवर की सर्कुलेशन में एंटर हो जाती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले। If the drug is rapidly metabolized in liver or gut wall during this initial passage, the amount of uncharged drug entering the systemic circulation decreased. अब क्या हुआ कि आपने ड्रग दी, वो आपके जीआईटी में गई, स्टमक में गई, वहाँ से वो पोर्टल सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं गई, बल्कि क्या किया, वो पोर्टल सर्कुलेशन में चली गई। और पोर्टल सर्कुलेशन में जाने के बाद ड्रग क्या होती है, लिवर से मेटाबोलाइज होती है, मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो सकती है। अब वो मेटाबोलाइट्स एक्टिव भी हो सकते हैं, इनएक्टिव भी हो सकते हैं। अब वो ड्रग की कॉम्पोजिशन पर डिपेंड करता है कि उसके किस तरह के मेटाबोलाइट्स होंगे। अब मैंने आपको बताया था ड्रग हमेशा अनचार्ज्ड फॉर्म में एब्जॉर्ब या अनआयोनाइज्ड फॉर्म में एब्जॉर्ब होगी, लेकिन यहाँ पर तो ड्रग की आयोनाइजेशन हो गई, लिवर ने उसको मेटाबोलाइज कर दिया, तो जो अनचार्ज्ड फॉर्म थी ना ड्रग की, वो डिक्रीज़ हो गई। अब जब वो डिक्रीज़ हो गई है, तो हम तब कहते हैं कि ड्रग का फर्स्ट पास हिपैटिक मेटाबॉलिज्म हो गया है। और जो फर्स्ट पास हिपैटिक मेटाबॉलिज्म है ना, वो ड्रग की एफिकेसी को कम कर देता है। ओरल रूट से जो हम ड्रग्स देते हैं ना, उनकी एफिकेसी को वो कम कर देता है। कैसे कम करता है कि ड्रग अनआयोनाइज्ड फॉर्म में एब्जॉर्ब होनी थी, लेकिन अब वो अपने मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो गई है, तो अब उसको उसकी अनआयोनाइज्ड फॉर्म कम हो गई है और उसको उतना ही टाइम लगेगा एब्जॉर्ब होने में। तो कौन सी ड्रग हेपेटिक मेटाबॉलिज्म को अंडरगो करती है, अब हमारे पास आ जाती है इसकी एग्जांपल में नाइट्रोग्लिसरीन की। मोर देन 90% ऑफ द निट्रोग्लिसरीन इज क्लियर्ड ड्यूरिंग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब देखें, निट्रोग्लिसरीन एक ड्रग है, इसको सबलिंगुअल, ट्रांसडर्मल, इंट्रावीनस रूट से बाद में दिया जाने शुरू किया था। पहले ओरल रूट से लेते थे, जब ओरल रूट से लेते थे तो 90% ये तो लिवर के हत्थे चढ़ जाती थी भाई, यानी लिवर इसको मेटाबोलाइज़ कर देता था। लेकिन बाद में तरीके सोचे गए कि इसको किस तरह से इसका मतलब कम किया जाए हिपैटिक मेटाबॉलिज्म को। तो फिर इसको उन्होंने कहा कि सबलिंगुअल रूट से दे सकते हैं, ट्रांसडर्मल रूट से दे सकते हैं, या फिर आईवी से देंगे तो आपको पता है 100% बायोअवेलेबिलिटी आएगी। Drug with high first pass metabolism should be given in doses sufficient to ensure that enough drug reaches the desired site of action। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप अगर कोई ऐसी ड्रग दे रहे हैं जिसका हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, तो आपने उसको उतनी कंसंट्रेशन में देना है कि जिससे थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो सके। ये ना हो फॉर एग्जांपल आप कोई ड्रग दे रहे हैं, उसकी थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन थी 500 मिलीग्राम, लेकिन आपके उस ड्रग का हिपैटिक मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है, हिपैटिक मेटाबॉलिज्म के बाद उसकी थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन रहेगी बॉडी में 100 मिलीग्राम। तो अब वो 100 मिलीग्राम से तो हमारा नहीं ना काम चलेगा, तो इसलिए हमने उस ड्रग की उतनी कंसंट्रेशन देनी है कि वो 500 मिलीग्राम को टच कर जाए। तो ये था फर्स्ट पास हिपैटिक मेटाबॉलिज्म, जो कि बायोअवेलेबिलिटी को भी अफेक्ट करता है। फिर हमारे पास जो फैक्टर है बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है, उसमें आ जाता है सॉलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। अब ड्रग को सॉलेबल होने के लिए अगर तो वेरी हाइड्रोफिलिक ड्रग है, यानी बहुत ही वाटर लविंग है, वो तो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमारे फॉस्फोलिपिड होते हैं, वो क्या होते हैं, लिपिड इन नेचर होते हैं, इसलिए वेरी हाइड्रोफिलिक ड्रग तो नहीं सॉल्युबल हो सकती हमारी बॉडी में। अगर हम बात करते हैं टू लिपोफिलिक ड्रग, अगर हमारी ड्रग बड़ी ज़्यादा लिपोफिलिक है, लिपिड लविंग है, तो वो क्या होगा, वो भी पुअरली एब्जॉर्ब्ड होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी में आपको पता है सिर्फ लिपिड्स तो नहीं है ना, एक्वस चैनल्स भी हैं, एक्वस पोर्स भी हैं, जिनके ज़रिए से ड्रग ने पास करना होता है, तो वो भी ड्रग बॉडी में हमारी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। तो क्या होना चाहिए ड्रग को एब्जॉर्ब करने के लिए, इसलिए ड्रग को ऐसा होना चाहिए कि वो लार्जली लिपोफिलिक हो, यानी लिपिड लविंग तो हो, लेकिन उसके साथ साथ उसकी कुछ हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी भी हो, ताकि वो एक्वस चैनल्स में, एक्वस सॉल्यूशंस में डिज़ोल्व करे और हमारी बॉडी में देन डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। फिर हमारे पास जो फैक्टर है बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है, उसमें हमारे पास आ जाता है केमिकल इंस्टेबिलिटी। अब केमिकल इंस्टेबिलिटी में क्या होता है, इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देती हूँ कि कुछ ड्रग्स हैं जो स्टमक में जाके इंस्टेबल हो जाती हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो स्टमक को इरिटेट कर देती हैं, तो उनको फिर हमने अल्टरनेटिव रूट से देना होता है। इधर उन्होंने एग्जाम्पल भी दी है, जैसे पेनिसिलिन जी। ये क्या है, पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट में, यानी स्टमक की पीएच में ये अनस्टेबल हो जाती है, तो इसलिए केमिक ड्रग की हमारी जो है इंस्टेबिलिटी आ गई ना,
एब्जॉर्प्शन साइट के साथ, और कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि हमारी जीआईटी में डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं। कुछ ऐसे डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होते हैं, उसकी एग्जांपल में हमारे पास इंसुलिन आ जाता है। तो ड्रग की केमिकल इंस्टेबिलिटी भी हमारी एब्जॉर्प्शन को, बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करती है। तो फिर हम क्या करते हैं, हमने पैरेंटल रूट्स में पढ़ा था, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, कि हम इन ड्रग्स को ऐसा डिज़ाइन कर लेते हैं, कुछ ऐसी एंटेरिक कोटिंग प्रिपरेशंस बना लेते हैं, कुछ एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशंस बना लेते हैं, जिसके ज़रिए से ड्रग हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और हमें बायो अवेलेबल हो जाती है, ताकि वो अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। फिर जो हमारा फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द ड्रग फार्मूलेशन। ड्रग में बी अल्टर्ड, ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है वो ना अफेक्ट होती है बहुत सारे फैक्टर से। ठीक है, इसमें हमारा पार्टिकल साइज़ है, उसका सॉल्ट है, उसकी क्रिस्टल पोलीमॉर्फिज्म है, एंटेरिक कोटिंग्स हैं, और प्रेजेंस ऑफ एक्सीपिएंट है कि किस तरह के यूज़ हो रहे हैं, बाइंडर्स या डिस्पर्सिंग एजेंट या फिर फिलर्स, उसमें किस तरह के यूज़ किए गए हैं। तो जो ड्रग की फार्मूलेशन है ना, फॉर एग्जांपल एक टैबलेट है, टैबलेट के अंदर बाइंडर भी डलता है, एक्सीपिएंट भी डलता है, फिलर्स भी डलते हैं। उसके बाद हमारे पास बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, लुब्रिकेंट ग्लाइडेंट्स डलते हैं, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स डलते हैं। तो ये भी ड्रग की फार्मूलेशन जो है ना, ये भी अफेक्ट करती है बायो अवेलेबिलिटी को। जितनी अच्छी टैबलेट बनी होगी वो इतनी अच्छी एब्जॉर्ब भी होगी। अगर टैबलेट उस तरह से अच्छी नहीं बन पाई या कोई भी आपकी फार्मूलेशन है, तो ज़ाहिर है एब्जॉर्प्शन में कोई ना कोई इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, केमिकल इंस्टेबिलिटी, और वो हमें बायो अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो ये थे हमारे बायो अवेलेबिलिटी के फैक्टर्स जो उनको अफेक्ट करते हैं। आगे टू टर्म्स है, बायो इक्विवेलेंस एंड थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस। तो दो ड्रग फार्मूलेशन तब बायो इक्विवेलेंट होगी जब उनके पास कंपेरेबल बायो अवेलेबिलिटी होंगी और सिमिलर टाइम टू अचीव पीक ब्लड कंसंट्रेशन। यानी कि दो ड्रग्स हैं, उनकी बायो अवेलेबिलिटी भी एक जैसी है, बॉडी में एक तरह से हमें मिल रही है, उनका रेट और उनका एक्सटेंट सेम है, और वो प्लाज्मा में जो उनका कंसंट्रेशन है वो भी एक तरह से अचीव कर रही हैं, तब हम उनको बायो इक्विवेलेंट कहेंगे। लेकिन थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंट कब कहेंगे, जब वो फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट होंगी। लाइक उनकी डोजेज फॉर्म सेम होगी, उनके अंदर सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा, उसकी सेम स्ट्रेंथ होगी, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम होगा, तब वो थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंट होगी। तो ये दो टर्म्स थी, ये आपने बड़े ध्यान से पढ़ लेनी है, ये भी पेपर में पूछी जा सकती हैं। सो आई होप दैट यू लाइक माई लेक्चर। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल मिस फार्मासिस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।